गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की इस चर्चा में 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज में। आज जिस यूनिट पर हमारी बातचीत होने वाली है वो है फैक्टोरिंग, फोरफिटिंग और ट्रेड्स। इस नाम से आपको, ये एक सिंगल टॉपिक है, इस नाम से आपको एक टॉपिक दिखाई देगा मॉड्यूल डी में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आज हमारी बातचीत होने वाली है। एक दो हिस्सों में हम इस पर बातचीत करेंगे। इसके पहले हिस्से पर आज हमारी बातचीत हो रही है और आज हम कवर करेंगे पूरा फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग क्या होता है, कितने प्रकार की फैक्टोरिंग होती है, इंटरनेशनल फैक्टोरिंग क्या है, डोमेस्टिक फैक्टोरिंग क्या है, इंटरनेशनल फैक्टोरिंग में डबल फैक्टर सिस्टम क्या होता है, सिंगल फैक्टर में डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर क्या है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर क्या है, इन सब पर आज हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। तो फैक्टर आज हम विधिवत तरीके से कवर करेंगे। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस चर्चा में, मुलाकात में। इत्मीनान से समझते चलिएगा, ये सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो सके, हम पूरी की पूरी बातचीत आपसे कर सके, ठीक तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है जितनी बात। चलिए, फैक्टोरिंग को पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत विधिवत तरीके से समझिएगा। अगर आपने एग्जांपल इत्मीनान से समझ लिया तो सारा काम आपका एक बार में हो जाएगा। कोई भी थ्योरी आपको अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बहुत इत्मीनान से सुनते चलिएगा। मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस कर ले रहा हूं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं भैया एक बिजनेस है, क्लियर है, कोई भी एक बिजनेस है। मान लेते हैं बिजनेस एबीसी है और ये क्या है, मान लेते हैं प्रोड्यूसर है। कोई वस्तु है जिसको ये प्रोड्यूस करता है और एक दूसरी पार्टी हमारे पास जिसका, जो मान लेते हैं यहां पर बायर है। क्लियर है। अब इस प्रोड्यूसर ने अपनी वस्तु बायर को बेची। इन्होंने क्या किया, बायर को अपनी वस्तु सेल की, तो सेल कर दिया। मान लेते हैं कितने का सेल हुआ है, 2 लाख रुपए का हुआ है। ये एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल में आप कोई भी अमाउंट रख सकते हैं। अब जो बायर है, बायर ने कहा कि मैं आपका पेमेंट, आप मुझे वस्तु भेज दीजिए, मैं आपका पेमेंट 60 डेज के बाद या 90 डेज के बाद या 100 डेज के बाद कर दूंगा। यानी अभी मैं आपसे सामान क्रेडिट पर ले रहा हूं, आने वाले 2 महीने बाद में आपका पेमेंट कर दूंगा। बिजनेस में अमूमन ऐसा होता रहता है, क्रेडिट पर वस्तु बेची और खरीदी जाती है। बायर ने कहा, बिजनेस ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 लाख रुपए का सामान हमने आपको भेज दिया है, आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन इसकी जो इनवॉइस है, इसकी जो रिसीवेबल है, वो कितने रुपए की बन रही, 2 लाख रुपए की बन रही है। आप इसे एक बार वेरीफाई कर दीजिए। इन्होंने इसे 2 लाख रुपए का एक इनवॉइस भेज दिया, यानी एक बिल भेज दिया, एक रिसीवेबल भेज दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए की। ठीक होगी इतनी बात। ये बेसिकली क्या है, यहां पर एक रिसीवेबल है। ये क्या करेंगे, इस पर रिसीव करने वाले हैं आने वाले 2 महीने के बाद। रिसीवेबल से आने वाले 2 महीने के बाद आप क्या रिसीव करेंगे, इस पर 2 लाख रुपए इस बिल पर आपको रिसीव होना है। किसको, प्रोड्यूसर को रिसीव होना है। अब मान लेते हैं प्रोड्यूसर को बीच में ही फंड की रिक्वायरमेंट हो गई, क्योंकि उसका पैसा यहां से तो 2 महीने बाद आएगा या 90 डेज बाद आएगा, जो भी इन दोनों के बीच में निगोशिएशन हुआ हो। ये चले जाते हैं एक थर्ड पार्टी के पास, जिसको हम यहां कहते हैं फैक्टर। फैक्टर कौन होगा, फैक्टर बैंक भी हो सकता है, फैक्टोरिंग सर्विसेज बैंक भी देते हैं। बैंकों की पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज में फैक्टोरिंग सर्विस भी आती है। कोई बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ये फैक्टर का काम करते हैं। फैक्टर यहां पर एक थर्ड पार्टी के रूप में शामिल हो रहा है। ये एक थर्ड पार्टी के पास चले आते हैं, जो बेसिकली यहां पर क्या है, फैक्टर। इन्होंने फैक्टर को सारी बात बताई कि साहब हमारे पास एक इनवॉइस है, एक रिसीवेबल है, 2 लाख रुपए का है, इस पर 2 महीने बाद या 90 डेज के बाद या 100 दिन के बाद इस पर मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। क्या आप मुझे अभी इस पर कुछ पैसा दे सकते हो, मुझे पैसे की आवश्यकता है, लेकिन वहां से तो पैसा मुझे 90 दिनों के बाद आएगा। क्या मुझ पर अभी इस पर कुछ पैसा मिल सकता है। फैक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बिल हमें दिखाओ। फैक्टर ने इसको वेरीफाई किया और फैक्टर ने इमीडिएट इस बिल के अगेंस्ट उसको डिस्काउंट करके 80% एडवांस दे दिया। क्लियर है। अब क्या यह जरूरी है कि 80% एडवांस दिया जाएगा, 80% से कम नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है। ज्यादातर मामलों में 80% ही होता है, लेकिन ये निगोशिएट किया जा सकता है। ये 90% भी हो सकता है, 85% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है। ज्यादातर मामलों में 80% होता है। आपकी बुक्स में भी 80% पर एग्जांपल दिया गया, इसलिए मैं 80% यहां पर रख रहा हूं। 80% एडवांस दे दिया गया। अब बचे हुए 20% का क्या होगा। अब जैसे ही इन्होंने इस रिसीवेबल पर ये 80% का एडवांस दिया है उस बिजनेस को, ये रिसीवेबल आ जाएगा फैक्टर के पास। अब फैक्टर की जिम्मेदारी है बायर से ये पैसा लेना 90 डेज के बाद, या जो भी जितने दिनों का नेगोशिएशन हुआ था। तो अब फैक्टर सारी चीजें करेगा, सारे रिकॉर्ड इनसे लेगा, MIS वगैरह मेंटेन करेगा। अब ये बायर क्या है, 90 डेज के बाद बिजनेस को ना पे करके किसको पे कर देगा, फैक्टर को पे कर देगा, पूरे के पूरे 2 लाख रुपए। क्लियर है। पूरे के पूरे 2 लाख रुपए पे कर दिया जाएगा। अब जैसे ही पूरा पैसा फैक्टर के पास आ जाएगा इस बायर से,
फैक्टर जो बचा हुआ 20% है, 80% इसने पहले ही एडवांस दे रखा है, जो बचा हुआ 20% है उसमें अपना कमीशन और चार्जेस डिडक्ट करने के बाद बाकी जो भी बचा वो पैसा इस बिजनेस को दे दिया जाएगा। क्लियर है? अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी पूरे प्रोसेस को हम फैक्टोरिंग कहते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है जो इस बिल को डिस्काउंट पर परचेज कर रहा है या इनको एडवांस प्रोवाइड कर रहा है, ये फैक्टर कहलाता है। फैक्टर के लिए जो बिजनेस है यहां पर ये क्या कहलाएगा, इनके लिए ये क्लाइंट कहलाता है। जो बिजनेस है वो क्या कहला रहा है, यहां पर क्लाइंट कहला रहा है, ये फैक्टर, और ये जो है ये बायर ही कहलाएगा। अब 80% पैसा देने के बाद फैक्टर की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, MIS मेंटेन करवाना, इनसे पैसा लेना, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर की हो जाती है। जब 2 लाख रुपए पूरे पूरे आ जाएंगे तो जो 20% अमाउंट बचा हुआ है उस पर जो भी इसका कमीशन वगैरह है, जो भी चार्जेस है, उन्हें डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट बच रहा है, जो भी बैलेंस बच रहा है, वो क्लाइंट को यानी इस बिजनेस यानी इस प्रोड्यूसर ABC को दे दिया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को, जैसा मैंने अभी आपसे बताया, इसको हम फैक्टोरिंग कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई भैया? अब यहां पर कौन कौन सी पार्टीज है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? तो फैक्टोरिंग क्या है ये बात उम्मीद है एकदम से क्लियर होगी। तो अगर हम फैक्टोरिंग की अब एक डेफिनेशन निकालें तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है कि फैक्टोरिंग एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें क्लाइंट या जो बिजनेस है या जो सेलर है वो फैक्टर को अपने रिसीवेबल्स बेचता है, जिसके बदले ये जो फैक्टर है वो कुछ एडवांस प्रोवाइड करता है और पूरा पैसा आने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बैलेंस अमाउंट है, अपने सारे चार्जेस डिडक्ट करने के बाद वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस पूरी फाइनेंशियल सिस्टम के, इस पूरे फाइनेंशियल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरिंग प्रोसेस कहा जाता है, या इसे हम फैक्टोरिंग कहते हैं। और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कहलाता है फैक्टर। फैक्टर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, बैंक भी हो सकते हैं, बैंकों के पास भी अधिकार है कि वो फैक्टोरिंग सर्विस दे सकते हैं। बैंकों की पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंतर्गत फैक्टोरिंग सर्विसेज भी आती हैं। क्लियर है इतनी बात? RBI से पूर्व अनुमति लेकर ये फैक्टोरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं बैंक्स में। चलिए अब देखिए यहां पर फैक्टोरिंग क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फैक्टोरिंग इंप्लाइज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। क्या है? एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है बिटवीन द फैक्टर, किसके बीच में? फैक्टर एंड क्लाइंट, क्लाइंट के बीच में और फैक्टर के बीच में, इन विच द फर्म यानी क्लाइंट गेट्स एडवांसेस इन रिटर्न फॉर रिसीवेबल, एडवांस प्राप्त कर लेता है अपने रिसीवेबल्स के बदले फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किससे एडवांस प्राप्त करता है? फैक्टर से। फैक्टर ने 80% का एडवांस दे दिया। इट इज अ फाइनेंसिंग टेक्निक, एक फाइनेंसिंग टेक्निक है इन विच देयर इज एन आउटराइट सेलिंग टू ट्रेड डेट्स बाय अ फर्म टू थर्ड पार्टी, जिसमें एक आउटराइट सेलिंग करते हैं आप अपने ट्रेड रिसीवेबल्स का। किसको आप सेल करते हैं? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहां पर कौन है भैया? फैक्टर, एक डिस्काउंट के प्राइस पर। in final terms factoring is a relationship between the factor and the client, एक रिलेशनशिप है फैक्टर और क्लाइंट के बीच में, जिसमें फैक्टर परचेजेस द क्लाइंट्स अकाउंट रिसीवेबल, जिसमें फैक्टर परचेज करता है क्लाइंट के अकाउंट रिसीवेबल को और पे कर देता है उसे 80%, सम टाइम ये 90% भी हो सकता है, 85% भी हो सकता है, ये निगोशिएट किया जाता है। ऑफ द सम इमीडिएटली, तुरंत का तुरंत पे कर देता है। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट द फैक्टर पेज द बैलेंस सम 20% ऑफ द अमाउंट व्हिच इंक्लूड्स फाइनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू द क्लाइंट व्हेन द कस्टमर पेज द ऑब्लिगेशन। जब कस्टमर अपना ऑब्लिगेशन पे करता है, कस्टमर का ऑब्लिगेशन, यहां पर कस्टमर कौन है? हमारे लिए बायर है। बायर जब अपना 2 लाख रुपए का ऑब्लिगेशन पे करेगा तो अपने सारे चार्जेस डिडक्ट करने के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट 20% में बचता है वो आप अपने बिजनेस को यानी अपने क्लाइंट को दे देते हैं और वो पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है? फैक्टोरिंग कहलाती है। उम्मीद है यहां तक की सारी बात आपको समझ में आ गई कि फैक्टोरिंग क्या है। ये बात क्लियर है इतनी बात भैया? अब देखिए यहां पर डायग्राम बनाया गया है, मैंने आपके लिए डायग्राम रखा है, आप चाहे तो इस डायग्राम से देख ले या मैंने आपको पहले सेम डायग्राम से समझा दिया है, आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, एक एक करके इत्मीनान से सुनते चलिएगा। ठीक है, चलो यहां से भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपके पास फैक्टर है, ये कस्टमर है। कस्टमर का मतलब जो बायर है, जिसने उस वस्तु को परचेज किया है, कस्टमर है। यानी कौन है? ये यहां पर बायर हो गया। कस्टमर कौन है? यहां पर बायर हो गया भैया ये। और क्लाइंट बेसिकली कौन है? बिजनेस है। बिजनेस का मतलब ये कौन है भैया? ये सेलर है। बिजनेस यानी ये कौन है? ये यहां पर सेलर, आप इसको सेलर भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए अब यहां पर देखते हैं, इसने सेलर ने क्रेडिट पर गुड्स को बेचा, कस्टमर ने इसे इनवॉइस दे दिया। मैं यहां पर स्टेप लिखता चला जा रहा हूं। पहला स्टेप क्या हुआ? इसने यहां पर क्रेडिट पर बेचा हुआ है सामान। दूसरा स्टेप क्या हुआ? इसने यहां पर इसे इनवॉइस दे दिया। इसने उस इनवॉइस की कॉपी सबमिट कर दी फैक्टर को। फैक्टर ने चौथे स्टेप में क्या कर दिया? 80% का एडवांस दे दिया। पांचवें स्टेप में क्या आया? जब भी इसका टाइम पूरा हो गया इसने पूरा फेस वैल्यू पे कर दिया। और छठा स्टेप क्या हुआ? जो बैलेंस अमाउंट है वो पे कर दिया गया फैक्टर की तरफ से अपने क्लाइंट यानी बिजनेस यानी सेलर को। मैंने यहां पर स्टेप भी लिख दिया है, आप स्टेप से भी देख सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात बाबू? यहां तक उम्मीद है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। फैक्टर मैंने बेहद आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अब फैक्टर में अब यहां पर कुछ कंडीशंस को समझते चलिए। फैक्टर में जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। अब ये तो सारा प्रोसेस बड़ी आसानी से आपने समझ लिया, लेकिन अब यहां पर दो घटनाएं हो सकती हैं। पहली घटना क्या होगी? पहली घटना ये होगी कि 90 डेज के बाद इन दोनों के बीच में जितने दिनों का भी क्रेडिट का जो है एग्रीमेंट हुआ था,
इसने पूरा पैसा दे दिया, जैसा वायदा हुआ था वैसे पूरा पैसा दे दिया गया, और पूरा पैसा आते इसने जो बैलेंस अमाउंट है 20% अपने क्लाइंट को दे दिया। ये सीधी सिंपल सी बात होगी। लेकिन क्या हो अगर 90 डेज के बाद बायर डिफॉल्ट कर जाए? ये भी तो हो सकता है कि जब इसे पैसा पे करना था ये डिफॉल्ट कर गया। अब फैक्टर के लिए क्या होगा? फैक्टर ने तो यहां पर आपको 80% का एडवांस पहले दे रखा है, ये भाई साहब डिफॉल्ट करें। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में दो कंडीशन बन सकती हैं, ध्यान से एक बात को समझिएगा। यदि फैक्टर के पास ये अधिकार हो, यहां पर सारे नोट्स आपके लिखे गए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, पहले ठीक से समझ लीजिएगा। रिकर्स फैक्टोरियल, नॉन रिकर्स फैक्टोरियल सब कुछ लिखा है। यदि इनके डिफॉल्ट होने की कंडीशन में, यानी जो बायर है यदि ये डिफॉल्ट हो गया, उस कंडीशन में अगर फैक्टर के पास ये राइट है कि वो अपना एडवांस वापस ले सकता है कि भैया ये डिफॉल्ट कर गया, इसने मुझे पैसा नहीं दिया तो मेरा 80% मुझे वापस कर दो, ये जो बैड डेट है वो आप झेलो। यानी अगर बैड डेट की लायबिलिटी ये नहीं लेता है और ये अपना दिया गया एडवांस वापस ले लेता है, तो ये कहलाता है रिकर्स फैक्टोरिंग, या कई बार इसको विद रिकर्स फैक्टोरिंग कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि एडवांस अमाउंट वापस चला गया फैक्टर के पास, तो यह है आपका रिकर्स फैक्टोरिंग। क्लियर है? अगर इसके पास अधिकार है कि ये अपना एडवांस वापस ले ले, बैड डेट आप झेलो, आपका मामला है, तो इसको कहते हैं रिकर्स फैक्टोरिंग। और यदि अगर एडवांस वापस चला गया, रिटर्न हो गया फैक्टर को, दूसरी कंडीशन, अगर इसके पास ये अधिकार नहीं है कि एडवांस अमाउंट को नॉन रिटर्न होने के कंडीशन में किसको, फैक्टर को नहीं पैसा वापस हो पाएगा, तो इसे हम कहते हैं नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग या विदाउट रिकर्स फैक्टोरिंग कहते हैं। यानी जहां पर फैक्टर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एडवांस दिया गया पैसा वापस ले ले। अब अगर फैक्टर के पास ये अधिकार नहीं है तो ये आपको फिर दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है। एक तो आपको पैसा भी दे रहा है, एडवांस भी दे रहा है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी तो दे रहा है कि अगर ये व्यक्ति डिफॉल्ट कर गया तो मैं आपके डेट आपके जो आपका बैड डेट है उसे मैं बियर करूंगा, मैं आपका एडवांस पैसा आपसे वापस नहीं लूंगा, जो भी बैड डेट होगा वो फैक्टर बियर करेगा। तो एक तरीके से आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है इसके डिफॉल्ट होने की कंडीशन में। एडवांस तो दे ही रहा है, आपको साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा है कि अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो मैं आपसे पैसा वापस नहीं मानूंगा, यानी ये नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग कहलाएगा। तो नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग वो फैक्टोरिंग होती है जहां पर, ध्यान से एक बात को समझिएगा, जहां पर फैक्टर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एडवांस दिया गया पैसा वापस ले सकता है, वो नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग कहलाता है। और अगर एडवांस दिया गया पैसा वापस लेने का अधिकार है, कब? जब आपका बायर यानी जो आपका कस्टमर ये डिफॉल्ट कर जाए उस केस में, तो इसे हम कहते हैं रिकर्स फैक्टोरिंग। भारत के अंदर नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग नहीं होती है, भारत के अंदर रिकर्स फैक्टोरिंग ही होती है। यानी फैक्टर के पास अधिकार है कि वो एडवांस किया गया पैसा आपसे वापस ले सकता है। तो फैक्टोरिंग जो है वो दो प्रकार की है, रिकर्स और नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग। यहां पर सारी बातें आपके लिए लिखी गई, देखिए क्या है। In this type of agreement, the financial institution can resort to the fund when the debt are not receivable. So the credit risk associated with the trade debts are not assumed by the factor. तो ऐसे केस में जो रिकर्स फैक्टोरिंग है उस केस में क्या है भैया, जो क्रेडिट का आपका डेट है, जो ट्रेड डेट है, जो बैड डेट है, उसको जो फैक्टर है वो अज्यूम नहीं करेगा, वो आप ही अज्यूम करिए, वो पैसा आपसे वापस ले लेगा। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इन नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग में क्या होता है, द फैक्टर कैन नॉट रिकर्स टू द फंड इन केस द डेट टर्न आउट टू बी रिकवरेबल। तो अगर वो इरिकवरेबल है, अगर वो रिकवरेबल नहीं है, तो वहां पर ऐसे केस में जो फैक्टर आपका है वही उस डेट को अज्यूम करेगा, वही बैड डेट को बियर करेगा, ना कि फर्म या बिजनेस बियर करेगी। तो नॉन रिकर्स और रिकर्स फैक्टोरिंग क्लियर हो गया बाबू? क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर देखिए, अब जो मैंने आपको यहां पर ये एग्जांपल दिया है, ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो बाबू यहां से समझ सकते हैं, या यहां से एक रेडीमेड मैंने आपके लिए रखा हुआ है ये चार्ट, ये मेरा बनाया हुआ डायग्राम नहीं है। मैं जब भी आपके लिए कोई क्लास लेकर आता हूं तो मेरी कोशिश होती है आपको पिक्चर के फॉर्म में समझाया जाए। तो कोई भी अच्छी पिक्चर अगर मुझे मिल जाए जिसमें सारी चीजें बहुत क्लियर तरीके से समझाई गई, वो मैं रख लेता हूं क्लास में। ये गूगल से ढूंढ के लाया गया पिक्चर है, ये मेरा बनाया हुआ पिक्चर नहीं, तो ये इनका श्रेय जिन्होंने भी इसको बनाया उनको जाता है। अच्छी पिक्चर है, मैंने यहां पर सारे स्टेप लिख दिए हैं कौन किसके बाद आएगा। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपका जो कस्टमर है यानी जो बायर है और जिसको फैक्टोरिंग सर्विस दी गई यानी जो क्लाइंट है, ये दोनों ही एक ही देश के हैं, एक ही कंट्री के अंदर है,
ये जो एग्जांपल यहां पर दिया गया है बेसिकली यही डोमेस्टिक फैक्टोरिंग है। डोमेस्टिक फैक्टोरिंग वो फैक्टोरिंग होती है जहां पर कस्टमर यानी बायर और क्लाइंट दोनों एक ही देश के होते हैं, फैक्टोरिंग सर्विस एक ही देश में ले रहे हैं, दोनों एक ही देश के हैं, ये कहलाता है आपका डोमेस्टिक फैक्टोरिंग। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टोरिंग में इंटरनेशनल फैक्टोरिंग। अब इंटरनेशनल फैक्टोरिंग क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फैक्टोरिंग में डोमेस्टिक फैक्टोरिंग का ही वो एग्जांपल है। इंटरनेशनल फैक्टोरिंग में देखते हैं क्या होगा। मैं आपको पहले यहां इंटरनेशनल फैक्टोरिंग डायग्राम से समझा दे रहा हूं, फिर आप देखिएगा भैया। हमारे पास दो व्यक्ति हैं। अच्छा, इंटरनेशनल फैक्टोरिंग तब लगता है जब कोई भी एक व्यक्ति, बायर या सेलर, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे देश का होता है। क्लियर? मतलब दो अलग अलग देशों के हैं बायर और सेलर, तो वहां इंटरनेशनल फैक्टोरिंग लगेगा। जैसे आप हैं यानी इंडिया है, इंडिया मान लेते हैं यहां पर क्या है, एक्सपोर्टर है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज, और दूसरा देश एग्जांपल के लिए लेते हैं यूएसए। यूएसए यहां पर क्या है आपका, इंपोर्टर। यूएसए क्या है यहां पर आपके लिए, इंपोर्टर है। अब यहां पर जो फैक्टर इनके लिए काम करेगा उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट फैक्टर। इंटरनेशनल फैक्टोरिंग में आपके पास चार फैक्टर होंगे, चार पार्टीज होंगे। एक्सपोर्टर होगा, इंपोर्टर होगा, एक्सपोर्ट कंट्री में एक्सपोर्ट फैक्टर होगा, इंपोर्ट कंट्री में इंपोर्ट फैक्टर होगा। इंपोर्ट कंट्री में क्या होगा भैया, इंपोर्ट फैक्टर होगा। क्लियर है? प्रोसेस बिल्कुल वही है। इन्होंने इसे सामान भेजा। क्लियर है? इन्होंने क्या किया, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया। क्लियर है? इन्होंने इन्हें क्या कर दिया, इनवॉइस भेज दी यानी बिल्स भेज दी, यानी रिसीवेबल्स भेज दी, यानी क्या भेज दिया भैया, इनोवाइस भेज दिया। ये इनोवाइस यहां पर रिप्रेजेंट किया गया। रिप्रेजेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्हें एडवांस पे कर दिया। क्लियर हो गया भैया? इन्होंने इसे एडवांस पे कर दिया। अब जब पूरा टाइम हो जाएगा तो ये जो इंपोर्ट फैक्टर है, और जैसे ही इसे ये पेपर यहां से प्राप्त हो गया, एडवांस देंगे, ये पेपर भेज देते हैं इंपोर्ट फैक्टर को। जैसे ही पूरा टाइम आ जाता है भैया, इंपोर्ट फैक्टर यहां से पैसा लेगा, ये पैसा एक्सपोर्ट फैक्टर को दे दिया जाएगा। एक्सपोर्ट फैक्टर जो बैलेंस अमाउंट है वो अपने एक्सपोर्टर को पे कर देगा। ये इंटरनेशनल फैक्टोरिंग कहलाता है। अब इंटरनेशनल फैक्टोरिंग में आप तीन प्रकार की फैक्टोरिंग देखते हैं। तो इंटरनेशनल फैक्टोरिंग जहां पर चार पार्टी शामिल है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर, इंपोर्ट फैक्टर। प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? इससे अलग कोई भी प्रोसेस आपको याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत इत्मीनान से समझते चलिएगा। तो एक्सपोर्ट फैक्टर में क्या होगा, इन्होंने यहां पर वस्तु क्या कर दी, एक्सपोर्ट कर दी। इन्होंने इनवॉइस को वेरीफाई करके यहां भेज दिया। इन्होंने इनवॉइस को एक्सपोर्ट फैक्टर को दिया। एक्सपोर्ट फैक्टर को जैसे इनवॉइस प्राप्त हुआ, इसने इंपोर्ट फैक्टर को भेज दिया और यहां पर एडवांस दे दिया। जब समय पूरा हो जाएगा, जो आपका इंपोर्टर है वो एक्सपोर्ट फैक्टर को पे करेगा, एक्सपोर्ट फैक्टर इंपोर्ट फैक्टर पे करेंगे एक्सपोर्ट फैक्टर को, एक्सपोर्ट फैक्टर बाकी बैलेंस अमाउंट अपने एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर देगा, प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये कहलाता है इंटरनेशनल फैक्टोरिंग। इट इज अ मस्ट नीड सर्विस फॉर द कंपनीज इंगेज इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये उन कंपनीज के लिए उपयोग किया जाता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनीज इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज एंड इंडस्ट्री ऑफन फेस अ डिमांड फ्रॉम द इंपोर्टर फ्रॉम एन अकाउंट ट्रेड एंड लॉन्गर पेमेंट टर्म्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंपोर्टर है उसने आपको कोई वस्तु के लिए डिमांड दिया कि भैया लॉन्गर टर्म पर पेमेंट करेंगे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे। दिस मींस गेटिंग द पेमेंट वीक्स आफ्टर द इनवॉइस डेट। तो आपकी जो इनवॉइस डेट है उससे बहुत दिनों के बाद आपको पेमेंट प्राप्त होगा। उस केस में इंटरनेशनल फैक्टोरिंग का उपयोग किया जाता है। अब इंटरनेशनल फैक्टोरिंग में आपको तीन तरीके की फैक्टोरिंग मिलती है। एक है आपका टू फैक्टर सिस्टम। बेसिकली मैंने जो आपको यहां पर बताया है ये टू फैक्टर सिस्टम है। अब टू फैक्टर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, जैसे यहां पर देखिए, मैं फिर से आपको डायग्राम बना के बता दे रहा हूं। हमारा देश हो गया एक्सपोर्टर और ये हो गया आपका इंपोर्टर। क्लियर है? सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहां पर वस्तु को एक्सपोर्ट कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, वेरीफाइड इनवॉइस भेज दिया। चार पार्टीज हैं, एक यहां पर हो गया एक्सपोर्ट फैक्टर, एक यहां पर हो गया इंपोर्ट फैक्टर। इंपोर्ट फैक्टर ये पेपर प्रेजेंट किया गया। तो पहला ये स्टेप ये है, इसने एक्सपोर्ट किया। दूसरा स्टेप है यहां पर इनोवाइस आया। तीसरा स्टेप ये हुआ कि इसने इस इनोवाइस को, आइए लिख दे रहे, इनोवाइस आप समझ जाएंगे, यहां पर इसने सबमिट कर दिया। तो अब यहां पर ध्यान समझिएगा, इंटरनेशनल फैक्टोरिंग में, सामान्य इंटरनेशनल फैक्टोरिंग, ये पेपर इसे भेजा जाएगा, ये यहां पर एडवांस कर देगा। इन्होंने यहां पर इसे क्या कर दिया, एडवांस कर दिया। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने इसे क्या कर दिया, एडवांस कर दिया। ये चौथा स्टेप हो गया। अब जो आपका डबल फैक्टर सिस्टम होता है उसमें होते ये दो फैक्टर हैं, लेकिन इंपोर्ट फैक्टर, डबल फैक्टोरिंग में इंपोर्ट फैक्टर तभी इंवॉल्व होता है जब ये डिफॉल्ट करता है। यदि इंपोर्टर डिफॉल्ट नहीं करेगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,
ये सीधे इसे पेमेंट कर देगा और ये पेमेंट जब इसे प्राप्त हो जाएगा, ये पूरा पैसा इसे दे दिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, डबल फैक्टोरिंग सिस्टम में होते डबल फैक्टर है, लेकिन इंपोर्ट फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब इंपोर्टर डिफॉल्ट करेगा। अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो फिर यही एक फैक्टर से सारा काम हो जाता है। हां, अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट कर रहा है तो वहां पर इंपोर्ट फैक्टर आ जाता है, ये गारंटी लेकर बैठा होता है कि अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ये पेमेंट कर देता है इसके डिफॉल्ट होने की कंडीशन में। लेकिन यदि इंपोर्टर डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यह है डबल फैक्टोरिंग सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व 4 पार्टीज, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इंपोर्ट फैक्टर in importers country and export factor in exporters country. This is the most used factoring। और यहां पर मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूं, है ना, import factor involves whenever importer gets insolvent। जब वो क्या हो जाता है भैया, इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब वो दिवालिया हो जाता है या जब वो डिफॉल्ट कर जाता है, तब ये शामिल होगा, अदरवाइज इसी से सारा काम हो जाता है। अब आ जाते हैं सिंगल फैक्टोरिंग सिस्टम में। सिंगल फैक्टोरिंग दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टोरिंग, डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टोरिंग। मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, पहले समझिए। पहला है हमारे पास सिंगल फैक्टोरिंग में डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टोरिंग, यहां पर डायरेक्ट एक्सपोर्ट, डायरेक्ट इंपोर्ट, दोनों को समझिए। डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टोरिंग, दूसरा है डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टोरिंग। पहले इसको डायग्राम समझिए। अब इस पे क्या है भैया, इस पे इंटरनेशनल फैक्टोरिंग के ही ये प्रकार है, लेकिन इसमें सिंगल एक फैक्टर होगा। कौन कौन होगा, यहां पर हो गया एक्सपोर्टर यानी इंडिया, यहां पर हो गया इंपोर्टर, जो भी आप देख सकते हैं, और इन दोनों के बीच में केवल एक ही फैक्टर होगा, एक्सपोर्ट फैक्टर। बस इसने इसको सामान बेचा, इसने इनोवाइस दिया, यहां पर इसने इसको क्या किया भैया, सेल किया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, इसने इसे क्या दे दिया, इनोवाइस दे दिया, इसने यहां पर इसे प्रेजेंट किया। क्लियर है, आइए लिख दे रहा हूं, तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में क्या है, इसने यहां पर क्या कर दिया भैया, एडवांस का पेमेंट कर दिया। पांचवा स्टेप क्या हो गया, इसने यहां पर पेमेंट कर दिया। क्लियर है, पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। यानी इन दोनों के लिए एक ही फैक्टर होता है, एक्सपोर्ट फैक्टर, इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर। इंपोर्ट फैक्टर में सेम चीज होती है, यहां पर आपका एक्सपोर्टर हो गया, यहां पर आपका इंपोर्टर हो गया, बस यहां एक्सपोर्ट फैक्टर की बजाय कौन आ जाएगा, इंपोर्ट फैक्टर आ जाएगा। इंपोर्ट फैक्टर डायरेक्ट हम इंपोर्ट फैक्टर के माध्यम से ही सारी सर्विसेज करेंगे, पूरा प्रोसेस यही है। ये वस्तु इसको क्या करेगा, सेल करेगा, ये इसे इनोवाइस भेजेगा, ये इसे प्रेजेंट करेगा। क्लियर है, ये इसे क्या कर देगा, ये इसे पेमेंट कर देगा, और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो ये इसे पेमेंट कर देगा मैच्योरिटी पर। यहां पर एक ही फैक्टर काम कर रहा है, एक इंपोर्ट फैक्टर। तो इंटरनेशनल फैक्टोरिंग में 2 फैक्टर सिस्टम भी हो सकता है, जहां पर इंपोर्ट फैक्टर एक्सपोर्ट फैक्टर दोनों होंगे, लेकिन इंपोर्ट फैक्टर तब इन्वॉल्व होगा जब इंपोर्टर डिफॉल्ट कर जाएगा। 2 फैक्टोरिंग सिस्टम में, डायरेक्ट फैक्टोरिंग सिस्टम में अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर है तो फिर उस केस में एक ही फैक्टर होगा, एक्सपोर्ट देश का फैक्टर, एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री का फैक्टर, जिसको हम एक्सपोर्ट फैक्टर कहते हैं, वही सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा। और अगर डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर है तो एक ही फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा इन दोनों में, और वो इंपोर्ट फैक्टर होगा, सारा प्रोसेस इंपोर्ट फैक्टर कंप्लीट करवाएगा। ये इंटरनेशनल फैक्टोरिंग आपको 3 प्रकार से देखने को मिलती है। 2 फैक्टोरिंग सिस्टम है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर, डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर। फैक्टोरिंग क्या है, फाइनेंशियल प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो क्लाइंट है, जो बिजनेस है, जो सेलर है, अपनी इनवॉइसेस को, अपने बिल्स रिसीवेबल्स को बेचता है एक थर्ड पार्टी, जिसको हम फैक्टर कहते हैं, और जिससे वो कुछ एडवांस लेता है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, फैक्टोरिंग में यही बात यहां पर लिखी गई है, इसको पढ़ भी लो, पढ़िए। अंडर दिस सिस्टम ओनली द एक्सपोर्ट फैक्टर इज इन्वॉल्व।
डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर में केवल एक्सपोर्ट फैक्टर इन्वॉल्व होगा। द एक्सपोर्ट फैक्टर टेक्स केयर ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन सच अ सिस्टम हेल्प्स इन लोअरिंग द कॉस्ट। इसमें सारा काम, सारी जो केयर है वो कौन करेगा? एक्सपोर्ट फैक्टर। अब चूंकि एक ही फैक्टर है तो कॉस्ट इसमें कम आती है। सेम चीज होती है डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर में, यहां पर केवल एक फैक्टर होगा, इंपोर्ट फैक्टर होगा। अंडर दिस द सेलर ट्रांजैक्ट डायरेक्टली विद द फैक्टर इन द इंपोर्टर्स कंट्री। जो सेलर है वो ट्रांजैक्शन किसके साथ करेगा? इंपोर्टर्स कंट्री का जो इंपोर्ट फैक्टर उसके साथ करेगा। इंपोर्ट फैक्टर सारे फंक्शंस यहां पर परफॉर्म करता है। चूंकि एक ही फैक्टर होता है इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है। अब फैक्टोरिंग सिस्टम में टाइम लिमिट कितनी होती है भैया? यहां पर ध्यान से समझिएगा। जो फैक्टोरिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फैक्टोरिंग जो होती है वो 90 डेज के लिए होती है। 90 डेज के लिए। इसमें एक ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस पीरियड होता है 60 डेज का। और अब अगर इन दोनों को मिला लें तो टोटल हो जाता है 150 डेज का। 150 डेज का। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए, केवल इतना पूछा जाए कि फैक्टोरिंग सर्विस कितने दिनों के लिए मिलती है, तो वो खाली 90 डेज के लिए होती है। अगर इसमें केवल पूछा जाए केवल ग्रेस पीरियड कितने दिन के लिए मिलता है, तो ग्रेस पीरियड होता है 60 डेज का। अगर ये सब मिला के टोटल कितने दिनों का होता है इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड, तो फिर वहां पर आपका आंसर बनेगा 150 डेज का। क्लियर हो गई इतनी बात बाबू? ये थी आपके लिए फैक्टोरिंग पर पूरी की पूरी चर्चा। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, देखिए एक पेज ब्लैंक आ गया है, इसको हटा देते हैं। 2 पेज ब्लैंक आ गया है। अच्छा ये है, तो क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा भैया? आज हम लोगों ने देखा फैक्टोरिंग क्या होती है। सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टोरिंग को समझा। फैक्टोरिंग को मैंने यहां पर आपको एग्जांपल से समझा दिया है, कौन क्लाइंट होता है, कौन फैक्टर होता है, एडवांस किस में वापस होगा, किस में नहीं, रिकर्स फैक्टोरिंग क्या है, नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग क्या है, इंटरनेशनल फैक्टोरिंग क्या होता है, इस डायग्राम से भी समझा, रिकर्स नॉन रिकर्स। उसके बाद हमने इंटरनेशनल फैक्टोरिंग समझा। इंटरनेशनल फैक्टोरिंग में 2 फैक्टर सिस्टम। 2 फैक्टर सिस्टम में इंपोर्ट फैक्टर केवल तभी इन्वॉल्व होगा जब इंपोर्टर डिफॉल्ट करेगा, अदरवाइज एक्सपोर्ट फैक्टर सारी चीजें देखेगा। फिर डायरेक्ट फैक्टोरिंग में हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टोरिंग, डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टोरिंग, इन सबको समझा। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका मैं क्यूआर कोड आपको अक्सर बताता रहता हूं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? अब हम आज इसके बाद से यानी 10 तारीख से, मैं आपको फिर से सूचना देता हूं, 10 तारीख से आपके जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए कुछ नई चीजें हम शुरू करने वाले हैं। उसके लिए 7 तारीख की शाम को, क्लियर है, यानी कल की शाम को 6:30 बजे एक लक्ष्य सेशन आपके लिए, उसमें आप ज्वाइन करिए, जुड़िए और देखिए क्या चीजें आपके लिए रिवील की जा रही हैं, क्या क्या चीजें हम नई शुरू करने वाले हैं आपके जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।